हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें राज्य परिभाषा एवं इसके तत्व के बारे में बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को राज्य के परिभाषाओं से अवगत कराया था। विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषा दी हैं, जैसे प्राचीन युगीन विद्वान, मध्ययुगीन विद्वान और आधुनिक युगीन विद्वानों ने जो भी परिभाषा दी है, सारी परिभाषाओं का मैंने विस्तृत विश्लेषण किया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं राज्य के तत्व। राज्य के तत्व, द एलिमेंट ऑफ स्टेट। तो राज्य के तत्व क्या है? जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि राज्य होने के लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए। उस कंडीशन को ही हम राज्य कह सकते हैं। यदि कोई भी राज्य उस कंडीशन को फॉलो करता है तो उसको हम राज्य कह सकते हैं। जैसा कि यूपी, बिहार और पंजाब, पश्चिम बंगाल वगैरह, इन सब राज्यों को हम राज्य नहीं कह सकते हैं। राज्य होने के लिए कुछ तत्व होने चाहिए, कुछ इसके एलिमेंट होने चाहिए। उसी के एलिमेंट के आधार पर हम तय करते हैं कि वह राज्य है कि नहीं है। इसमें दो दृष्टिकोण हैं। हम पहले लेते हैं भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार कि भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार राज्य के क्या तत्व हैं। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार जैसा कि मनुस्मृति, विष्णु धर्म सूत्र, गौतम धर्म सूत्र और याज्ञवल्क्य स्मृति, महाभारत के शांति पर्व, अग्नि पुराण, कामंद नीतिसार, इन सभी ग्रंथों में राज्य के तत्वों का वर्णन किया गया है। और जैसा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र में उसने राज्य का बृहद विश्लेषण किया है। राजा के कार्यों को गिनाए हैं, राजा के कर्तव्य को गिनाए हैं, प्रजा के क्या धर्म होने चाहिए, सब, यानी शासन व्यवस्था का एक विस्तृत विश्लेषण इसमें किया है, चिंतन किया है किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है, स्वाम्य माते जन दुर्ग कोश दंड मित्राणी राज प्रकृत्या। स्वाम्य मात्य जन दुर्ग कोश, स्वाम्य मात्य जन दुर्ग कोश दंड मित्राणी राज्य प्रकृत्या। ये जो कोटेशन है, ये जो सूत्र है, यह करीब हर ग्रंथ में हम देखते हैं। चाहे महाभारत के शांति पर्व में हो, चाहे अग्नि पुराण में हो, चाहे कामंद नीति शास्त्र में हो, या मनुस्मृति में हो, गौतम धर्म सूत्र में हो, हर विष्णु धर्म सूत्र में हो, सारे ग्रंथों में राज्य के यही तत्व गिनाए गए हैं। हम ले लेते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। शाम्य मात्य जन दुर्ग कोश दंड मित्राणी राज्य प्रकृति है। ये राज्य की प्रकृति है, यह यही राज्य के तत्व हैं। इसके बिना हम राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसमें 7 तत्वों का उल्लेख किया गया है। इस सूत्र में 7 तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के कितने तत्व हैं? 7 तत्व हैं। राज्य के 7 तत्व हैं। 7 तत्व हैं भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार। यह 7 तत्व कौन है? स्वामी का मतलब राजा। स्वामी यानी कि राजा। स्वामी राजा पाला। दूसरा है अमात्य। अमात्य का मतलब होता है मंत्री। अमात्य मंत्री। जन का मतलब होता है जनपद या राष्ट्र, पूर्व जिसको हम करते हैं। तीसरा जन यानी जनपद, इसको पूर्व भी कहते हैं या पूरा राष्ट्र कहते हैं, जो एक सीमा होती है। चौथा है दुर्ग। यह दुर्ग जो है, जो राजा का दुर्ग होता है, राजा के लिए रहने के लिए स्थान होता है, जहां से सारी शासन व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। 5वां कोश जानते ही हैं,
खजाना, कोष को हम क्या कहते हैं? खजाना, यानी कि धन संपत्ति भी होना चाहिए राज्य के पास। यदि संपत्ति नहीं है तो राज्य अपना विकास नहीं कर सकता है, अपने नागरिकों की सेवा नहीं कर सकता है, जन कल्याण का कार्य नहीं कर सकता है। छठा है दंड, दंड, और सातवां है मित्र। दंड का मतलब कानून, विधि होनी चाहिए, राज्य को संचालित करने के लिए विधि होना चाहिए और उस विधियों का सभी लोगों के द्वारा पालन करना चाहिए। यदि कोई भी विधि का उल्लंघन करता है तो उसको दंड किया जा, ताकि लोगों के अंदर अपराध न करने का भय पैदा हो सके और लोग इतना भयभीत रहें कि अपराध करने से डरें। उनको ये लगे कि राजा कानून प्रिय है, वो कानून का उल्लंघन करने वाले को वह दंडित करता है। मित्र, राज्य के लिए मित्रों की भी आवश्यकता है। यदि आपके राज्य के ऊपर कोई शत्रु चढ़ाई कर दे तो इस चढ़ाई करने के बाद आप क्या होते हैं? अकेले हो जाते हैं। इसलिए मित्रों की भी सहायता ली जानी चाहिए, मित्र भी होनी चाहिए, क्योंकि मित्र मिलकर आपके राज्य को सुरक्षित कर सकते हैं, आपके राज्य को बचा सकते हैं, संघर्षों से, युद्धों से आपको बचा सकते हैं और आपके तरफ से लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम अर्थशास्त्र में या भारतीय ग्रंथों में हम देख सकते हैं कि स्वामी, अमात्य, स्वामी मतलब राजा, मंत्री, जनपद होना चाहिए। राज्य का एक जनपद होना चाहिए, उस जनपद में राज्य का शासन होना चाहिए। दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये राज्य की प्रकृतियां हैं, इनके बिना हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से मनु ने सप्तांग सिद्धांत दिया, कौटिल्य ने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया। सप्तांग सिद्धांत आशय यह है कि 7 अंग है, राज्य के 7 अंग है। हम अब आधुनिक दृष्टिकोण से लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य के 4 तत्व मुख्य होते हैं। 4 तत्व मुख्य होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं? इनके बिना हम राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। राज्य के 4 तत्व कौन कौन से हैं? पहला है जनसंख्या, जनसंख्या। दूसरा है भूभाग, भूभाग। तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता, संप्रभुता। चौथा है संप्रभुता। इनके बिना हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इनके बिना राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। राज्य में 4 चीजें होनी चाहिए। राज्य की एक जनसंख्या होनी चाहिए, अपनी जनसंख्या, राज्य की अपनी जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए। तो इन सब राज्य के तत्वों को लेकर जो आधुनिक विद्वान हैं वो अपना अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि बिलोबी राज्य के 3 तत्व बताता है। बिलोबी राज्य का कितना तत्व बताता है? 3 तत्व बताता है। बिलोबी के अनुसार पहला तत्व जो है वह जन समुदाय है, जन समुदाय। दूसरा तत्व क्या है? जन समुदाय मतलब जनसंख्या। दूसरा तत्व है सरकार। तीसरा है विधि। बिलोबी राज्य के 3 तत्वों को बताता है, जनसंख्या, सरकार और विधि। इसी तरह से सिज्विक भी राज्य के 3 तत्व बताता है। राज्य के 3 तत्व बताता है। वो कहता है जनता। राज्य का पहला तत्व क्या है? जनता। दूसरा क्या है? भूखंड। तीसरा क्या है? सरकार। ये राज्य के तत्व हैं। जन समुदाय, सरकार, विधि और सिज्विक के अनुसार जनता, भूखंड और सरकार, यह राज्य के तत्व हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिलोबी राज्य के 3 तत्वों का उल्लेख किया है। सिज्विक राज्य के 3 तत्व मानता है। अब देखते हैं ब्लंट सली की परिभाषा। ब्लंट सली राज्य के 4 तत्वों का उल्लेख किया है। ब्लंट सली ने राज्य के 4 तत्वों का उल्लेख किया है। पहला है भूखंड, दूसरा है जनता, तीसरा है सरकार, चौथा है एकता। यह एकता को इसमें शामिल करता है। एकता यानी भूखंड, जनता, एकता और सरकार।
बुलंदशहरी के पश्चात डॉक्टर गार्नर को हम लेते हैं। डॉक्टर गार्नर ने चूंकि राज्य की सबसे अच्छी परिभाषा दिया है, राज्य की सबसे अच्छी परिभाषा डॉक्टर गार्नर और फिलिमोर देते हैं। डॉक्टर गार्नर और फिलिमोर की परिभाषा में राज्य के चारों तत्व समाहित हो जाते हैं। डॉक्टर गार्नर कहते हैं कि सबसे पहले राज्य के लिए आवश्यक है मनुष्यों का एक समुदाय। ये चार तत्वों का उल्लेख करते हैं। पहले क्या आवश्यक है? मनुष्यों का समुदाय। इसको हम क्या कहते हैं? जनसंख्या कह सकते हैं, जनसंख्या। दूसरा ये कहते हैं कि राज्य के लिए एक प्रदेश होना चाहिए, एक प्रदेश जिसको हम कह सकते हैं भूभाग। तीसरा सरकार। चौथा संप्रभुता। ये चार तत्व मानते हैं। इसी तरह से गैटिल भी राज्य के चार तत्व मानते हैं। गैटिल ये भी कहते हैं कि राज्य के चार तत्वों में इन्होंने जनसंख्या को गिनाया है और भूभाग, सरकार, संप्रभुता ये चार तत्व हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राज्य के जो तत्व हैं उसमें विभिन्न विद्वानों की कुछ अलग अलग धारणाएं हैं। गार्नर चार तत्व को मानते हैं, गैटिल चार तत्व को मानते हैं। तो हम आते हैं सबसे पहले जनसंख्या पर। राज्य की जनसंख्या एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। बिलोबी राज्य के तीन तत्व मानते हैं, सिजवी के राज्य के तीन तत्व मानते हैं, बुलंदशहरी राज्य के चार तत्व मानते हैं, भूखंड, जनता, सरकार, एकता। डॉक्टर गार्नर जनसंख्या को मानते हैं, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। इसी तरह से गैटिल को है कि ये केवल तीन विचारक जो हैं वह केवल राज्य के तीन तत्व मानते हैं। हम जनसंख्या पे आते हैं। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, इस विषय को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। जैसा कि प्लेटो के अनुसार, जो प्लेटो है प्राचीन समय में प्राचीन यूनान का जो महान दार्शनिक था, उसने एक ग्रंथ लिखा रिपब्लिक, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसमें सारे थाट उसके समाहित हैं। प्लेटो उस समय चूंकि प्लेटो कहता है कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या जो होती है अकॉर्डिंग टू प्लेटो कहता है कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। 5040 होनी चाहिए। यह बहुत कम जनसंख्या है, क्योंकि उसमें प्राचीन यूनान की बात हो रही है और प्राचीन उस समय जनसंख्या काफी कम थी। 5040 लोग ही काफी थे, 5040 लोगों की ही पर्याप्त थे। इसलिए यह राज्य की जनसंख्या 5040 मानता है। इसी तरह से अरस्तु ने कोई निश्चित जनसंख्या नहीं मानी है, फिर भी उन्होंने कहा कि राज्य की जनसंख्या 1 लाख तो होनी ही चाहिए, 1 लाख होनी चाहिए। रूसो के अनुसार, राज्य के लिए जनसंख्या 10,000 नियत करता है। वो कहता है कि राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10,000 होना चाहिए। लेकिन जनसंख्या के विषय में सबसे अच्छी धारणा अरस्तु की है। अरस्तु कहता है कि किसी भी राज्य की जनसंख्या न तो बहुत अधिक हो कि राज्य में जनसंख्या विस्फोट हो जाए, न तो बहुत अधिक कम हो कि दूसरे राज्य के लोग उस राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर लें। राज्य की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि सारे व्यक्ति मिलकर आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति कर सकें, सभी लोग सुखी से रह सकें, संपन्नता से रह सकें। इसी तरह से लियोन दुग्वी कहता है कि किसी भी राज्य की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि शासक और शासितों के मध्य वर्गांतर की स्पष्ट रेखा खींची जा सके, यानी शासक और शासितों के मध्य स्पष्ट रेखा खींची जा सके। तो इस तरह से राज्य की जनसंख्या जो होनी चाहिए वह भू प्रदेश के आधार पर होना चाहिए। उस जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, सारे लोग उस प्राकृतिक संसाधन का अधिक दिनों तक उपभोग कर सकें,
कम न पड़े, सभी लोग आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सकें और सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो इस तरह से राज्य की जो जनसंख्या है, वर्तमान में हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या चीन की पहुंच गई है, फिर भारत की पहुंच गई है, और इस तरह से राज्यों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। तो इसी में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा बनाया जाने लगा है, लागू किया गया है, और जनसंख्या विस्फोट के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। लोगों की जमीन कम हो गए हैं, जमीन कम पड़ने लगे हैं, मकान कम पड़ने लगे हैं, रहने की, खाने की, विभिन्न वस्तुओं के उपभोग करने की विभिन्न समस्या उत्पन्न हो गई है, महंगाई चरम पर पहुंच गई है। तो जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि राज्य में जितने भी प्राकृतिक संसाधन है समुचित रूप से सभी नागरिक लंबे समय तक उपभोग कर सकें। दूसरा आते हैं हम भूमि पर। भूमि दूसरा, भूमि राज्य के आवश्यक तत्व में दूसरा है भूमि है। जैसे कि कुछ ये विचारक मानते हैं कि भूमि राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, जैसे कि लियोन दुग्वी कहते हैं, दुग्वी भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। सीले राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है। सीले ये दोनों विचारक भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। 1817 में क्लेवर ने सबसे प्रथम लेखक था जिसने राज्य को नागरिकों का ऐसा समाज बतलाया था जिसकी एक निश्चित भूमि है। 1817 में कौन था? क्लेवर एक विचारक था जिसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व बताया। उसके बाद सारे विद्वानों ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व बताना शुरू कर दिए हैं। ब्लंटसली कहता है कि यदि राज्य का व्यक्तिगत आधार जनसंख्या है तो राज्य का भौतिक आधार भूमि है। यानी कि राज्य का आधार क्या है? जनसंख्या है। तो भौतिक आधार क्या है? भूमि है। जेलिनेक महोदय कहते हैं, जेलिनेक महोदय कहते हैं कि भूमि राज्य का आवश्यक तत्व है। तो इस तरह से जेलिनेक, ब्लंटसली, क्लेवर भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व मानते हैं। तो भूमि राज्य का आवश्यक तत्व है। और जैसा कि कुछ राष्ट्र बहुत छोटे हैं, कुछ राष्ट्र बहुत बड़े हैं। जैसे कि विश्व में सबसे छोटा राष्ट्र कौन सा है? मोनाको। और सोवियत रूस सबसे बड़ा राज्य था। इसका भूभाग बहुत बड़ा था। तो इस तरह मॉन्टेस्क्यू भी यह मानता है कि राज्य के लिए भूमि आवश्यक है। भौगोलिक आधार पे वह सरकार के तंत्रों का विभाजन करता है। वह कहता है कि जो छोटे राज्य होते हैं वहां के लिए जनतंत्र होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू क्या कहता है? मॉन्टेस्क्यू कहता है कि छोटे राष्ट्रों के लिए, लघु वर्गफल वाले राज्य के लिए लोकतंत्र, वहां पे सर्वोत्तम शासन व्यवस्था होती है। और साधारण यानी कि मध्य राज्यों के लिए, जिसकी भूमि न तो बहुत अधिक होती है न तो कम होती है, उसके लिए राजतंत्र आवश्यक होता है। बड़े राज्यों के लिए निरंकुश तंत्र आवश्यक होता है। इसी तरह से जॉन स्मिथ कहते हैं, जॉन स्मिथ कहते हैं कि आधुनिक युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दूरी घटती जा रही है। क्या हो रही है? दूरी घटती जा रही है। विभिन्न राज्यों के मध्य दूरी घटती जा रही है और विश्व दिन प्रतिदिन संकुचित होता जा रहा है। ऐसा वैज्ञानिक प्रगति के कारण ही संभव है। और विशाल राज्य एक मूर्त सत्य बन गए हैं। विशाल राज्य जो है एक मूर्त सत्य बन गए हैं। लुई फिशर का कहना है, लुई फिशर कहते हैं कि अमेरिका की स्थापना ने यह स्पष्ट कर दिया है, अमेरिका की स्थापना ने यह सिद्ध कर दिया है कि बड़े आधुनिक राज्य शासन के लिए अपना गणतांत्रिक स्वरूप स्वीकार करते हैं। वहीं अरस्तु कहता है, अरस्तु का कहना है कि राज्य की भूमि प्रदेश ऐसे स्थान पर हो जहां की जलवायु समशीतोष्ण हो
और शारीरिक एवं मानसिक उभय प्रकार की गतिविधियों के उपयुक्त हो। तो अरस्तु सबसे अच्छा विचार देता है भूमि के बारे में। वह कहता है कि भूमि कैसी होनी चाहिए, भूप्रदेश कैसा होना चाहिए, वहाँ उत्तम जलवायु होनी चाहिए, खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में साधन होना चाहिए, जल पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, उपजाऊ भूमि होनी चाहिए, पर्वत होना चाहिए, नदियां होना चाहिए, पठार होना चाहिए, यानी कि जितनी भी भौगोलिक आवश्यकताएं हैं सब भौगोलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। हालांकि अरस्तु कहता है कि जिस राज्यों में समुद्र तट होते हैं वह और अधिक अच्छा राज्य होता है, क्योंकि समुद्री मार्गों से विदेशों से व्यापार संभव हो सकता है। तो इसलिए एक उत्तम भूप्रदेश कैसा होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में जल हो, प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में हो, उपजाऊ भूमि हो, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा हो कि नागरिक जो हैं वह गर्मी, जाड़ा, बरसात, यानी कि बारिश का मौसम भी आता हो, गर्मी भी आती हो और जाड़ा भी आती हो, ठंडा प्रदेश भी होता हो। तो जहाँ ये तीनों मौसम होते हैं वहाँ के लोग उत्तम होते हैं। तो आदर्श राज्य के लिए अरस्तु आदर्श राज्य के लिए समुद्र तट को आवश्यक मानता है। वो कहता है कि आदर्श राज्य के लिए जो समुद्री तट होना चाहिए, समुद्री तट होना चाहिए आदर्श राज्य के लिए, क्योंकि समुद्री तट से ही विदेशों का व्यापार स्थापित हो सकता है, विदेशों में व्यापार स्थापित हो सकता है। इसी तरह से गिल क्राइस्ट महोदय कहते हैं, गिल क्राइस्ट महोदय कहते हैं कि बिना निश्चित भूखंड के कोई भी राज्य संभव नहीं हो सकता है, यानी कि जिसके पास भूमि नहीं है वह उसको हम राज्य नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह से विभिन्न विचारकों का जो परिभाषा है, जो विचार है, उनको हम उनका विश्लेषण करने के पश्चात हम देखते हैं कि भूमि कैसा होना चाहिए, उत्तम जलवायु होनी चाहिए, उत्तम मिट्टी होनी चाहिए, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ होनी चाहिए, औषधीय वनस्पतियाँ भी होनी चाहिए, पर्वत होनी चाहिए, पठार होने चाहिए, उपजाऊ भूमि होनी चाहिए और प्राकृतिक संपन्नता भी हो, प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें। अब हम आते हैं सरकार पर। राज्य की आवश्यकता तो में जनसंख्या है, भूभाग है और सरकार है। सरकार गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट जो होता है एक ऐसा राजनीतिक संगठन होता है जो वहां के लोगों के द्वारा, उस राज्य के नागरिकों के द्वारा स्थापित किया जाता है। स्थापित क्यों किया जाता है? कानून व्यवस्था का संचालन करने के लिए। कानून व्यवस्था का संचालन करने के लिए जो राजनीतिक संगठन स्थापित किया जाता है और उस राजनीतिक संगठन के आदेशों का पालन सारा समाज करता है, तो उसी राजनीतिक संगठन को हम सरकार कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं। हम देखते हैं कि पूर्व में जितने भी समाज रहे हैं, सारे समाजों में किसी न किसी प्रकार की सरकारें रही हूं। जैसे जब कबीलाई राज्य था तो उसमें कबीले का जो सरदार होता था वह सरकार चलाता था। कबीले का सरदार जो होता था वो मुखिया होता था, कबीले का मुखिया होता था, वही नियम बनाता था, कानून बनाता था, जो अपराध करता था उसको दंडित करता था। तो इस तरह से जो सरकार होती है इसके द्वारा समाज के लक्ष्य और नीतियों का निर्धारण किया जाता है। समाज के लक्ष्य और नीतियों का निर्धारण और क्रियान्वयन किया जाता है। यह एक ऐसी संस्था है जो लोगों को नियंत्रित कर सकती है, सुव्यवस्थित कर सकती है, कानून व्यवस्था का पालन करा सकती है। तो इस तरह से सरकार की स्थापना की जाती है। जैसा कि हम हाफलाक रूसो को पढ़े हैं। हाफलाक रूसो ये कहते हैं कि राज्य प्राकृतिक अवस्था में होता है, लेकिन वहाँ के नागरिकों की समस्याएं बढ़ती जाती हैं। जब नागरिकों की समस्याएं बढ़ती जाती हैं तो सारे नागरिक मिलकर एक समझौता करते हैं, समझौते की तहत सरकार की स्थापना करते हैं। सरकार की स्थापना इसलिए करते हैं कि सभी लोग उत्तम जीवन की प्राप्ति कर सकें, सुख सुविधा से रह सकें, शांतिपूर्वक रह सकें, कोई भी किसी मामले में किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न कर सके, सभी लोग एक समान विधियों का पालन करते रहें। तो इस तरह से जो सरकार होती है वह हर राज्य की विशेषता होती है। चाहे कोई भी राज्य हो, हम देखते हैं कि भारत, पाकिस्तान, चीन वगैरह वगैरह जितने भी राज्य हैं, हर राज्यों में सरकारें स्थापित की जाती हैं। यही सरकार उस देश के, उस राष्ट्र के नीतियों का क्रियान्वयन करती है, योजनाओं का क्रियान्वयन करती है, वहाँ के नागरिकों की रक्षा करती है, अपने राज्य की सुरक्षा करती है और सारे कार्य इसी सरकार के द्वारा किया जाता है। तो अंत में हम आते हैं संप्रभुता का तात्पर्य क्या होता है? संप्रभुता का आशय होता है कि जो सबका संप्रभु है, यानी कि संप्रभुता एक ऐसी शक्ति है जो किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं है, वह अपने से ही नियंत्रित होती है।
संप्रभुता क्या है? राज्य का सर्वोपरि गुण है, यह सर्वोच्च गुण है। यदि किसी राज्य में संप्रभुता नहीं है तो वह राज्य, हम उसको राज्य नहीं कर सकते। जैसे उत्तर प्रदेश को हम राज्य करते हैं लेकिन संप्रभुता नहीं है। क्यों संप्रभुता नहीं है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वह सब कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि वह केंद्र सरकार के अधीन है। वह केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नीतियों नियमों को का भी पालन करती है। केंद्र सरकार अगर चाहे तो यूपी सरकार को भंग कर सकती है, हटा सकती है, इसलिए वह संप्रभु नहीं है। तो संप्रभुता जो है यह ऐसा तत्व है जो राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग करता है, अन्य संस्थाओं से अलग करता है। यानी संप्रभुता एक ऐसी शक्ति है जो राज्य में सर्वोच्च होती है और जिसके आज्ञाओं का पालन सारा समाज करता है। वह किसी आज्ञा, जैसा कि आस्टीन परिभाषा देते हैं, बोधा देते हैं, विभिन्न विचारक देते हैं संप्रभुता की परिभाषा। हाफ देता, हाफ ने निरंकुश संप्रभुता की बात कही है। तो संप्रभुता एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति होती है जो किसी अन्य के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। वह अपने सारे आदेशों और क्रियाओं का पालन समस्त नागरिकों से कराती है। जैसे भारत क्या है, 1947 के पहले भारत संप्रभु नहीं था। 1947 के पहले भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था, क्योंकि यह किसके अधीन था? यह ब्रिटिश सरकार के अधीन था। भारत की अपना कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन 1947 के पश्चात जैसे ही भारत स्वतंत्र होता है, 1950 में भारत का संविधान लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को, तो यह एक संप्रभु राष्ट्र हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यह संप्रभुता एक ऐसा गुण है जो आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में भी स्वतंत्र होती है। भारत क्या है? एक संप्रभु राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है। वह पूरे भारत, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके असम तक जितने भी इसके भू प्रदेश है, कुछ भी कर सकती है, कोई भी प्रयोग कर सकती है, कुछ भी नीतियां बना सकती है। कोई ऐसी अन्य शक्ति नहीं है कि जो उसको नियंत्रित कर सके। यानी कि चीन कहे कि तुम यह प्रयोग न करो या नीतियां न बनाओ, तो फिर भारत संप्रभु नहीं हो जाएगा। संप्रभु किसके पास होगा? चीन के पास हो जाएगा, जैसा कि 1947 के पहले ऐसा होता रहा है। तो इस तरह से संप्रभुता राज्य का सर्वोच्च गुण है, आवश्यक गुण है। और राज्य में रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं एक ही राजनीतिक सत्ता के अधीन होते हैं और सब उसके आदेशों का पालन करते हैं, सब आदेशों का। जैसे कि भारत सरकार क्या है? संप्रभु है। हम कहते हैं भारत सरकार की बात करते हैं, भारत सरकार यह संप्रभु है। भारत सरकार यह संप्रभु है, क्योंकि जो संसद, जो भारत सरकार होती है वह विधियां बनाती है, विधियों को लागू करती है या विधियों को समाप्त भी कर सकती है। कोई योजनाएं लागू करती हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन करती है, भारत के लिए प्रशासन करती है। और इस मामले में कोई भी दूसरी शक्ति, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, कोरिया वगैरह वगैरह जितनी भी शक्तियां हैं, यह हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। यदि हस्तक्षेप करेंगी तो भारत संप्रभु नहीं रह जाएगा। इसी तरह से आंतरिक मामलों में भी संप्रभु है, आंतरिक मामलों में भी संप्रभु है। बाह्य मामलों में यह निर्णय स्वयं करता है कि हमें किस राष्ट्र से संधि करना है, किस राष्ट्र से समझौते करने हैं, किस राष्ट्र से युद्ध करना है। यह इसके स्वतंत्र, इसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। अब भारत के विवेक के ऊपर निर्भर है कि यह अमेरिका से संधि करे या न करे। यदि जबरदस्ती अमेरिका से संधि कराई जाती है या अमेरिका से जबरदस्ती समझौता कराया जाता है तो इसकी संप्रभुता खतरे में पड़ जाती है। तो इस तरह से जो संप्रभु राष्ट्र होता है वह अपने आंतरिक मामलों में भी कुछ भी कर सकता है और बाह्य मामलों में भी किसी भी देशों से वैदेशिक संबंध स्थापित कर सकता है। इसके लिए कोई दूसरी शक्ति नहीं है जो उसको प्रेशर दे सके, उसको बाध्य कर सके कि तुम ऐसा करो। तो इस तरह से संप्रभुता जो होती है वह अदेय होती है, अविभाज्य होती है, अपृथक्करणीय होती है। संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राज्य के तत्वों में 4 तत्व मुख्य हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश राज्य है कि नहीं राज्य है। उत्तर प्रदेश को हम राज्य नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या तो है, भूभाग भी है, सरकार भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि इसके ऊपर नियंत्रण है किसका? केंद्र सरकार का। तो हम इस तरह से केंद्र सरकार को संप्रभु कह सकते हैं, केंद्र सरकार को संप्रभु कह सकते हैं। भारत सरकार को हम संप्रभु कह सकते हैं, राज्यों को संप्रभु नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश को हम क्या कर सकते हैं? प्रदेश कर सकते हैं, प्रोविंस कर सकते हैं, प्रांत कर सकते हैं। राजनीतिक भाषा में हम राज्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे अन्य जितने भी प्रदेश हैं सबको राज्य हम कहते हैं। यह क्या है? एक सामान्य भाषा में कहते हैं, सामान्य बोलचाल में कर सकते हैं। लेकिन हम राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो उत्तर प्रदेश को राज्य नहीं कर सकते।
तो ये रहा राज्य, परिभाषा और तत्व, भाग 2। तो राज्य की परिभाषा और राज्य के तत्व, इसको मैंने 2 पार्ट में विभाजित किया है। पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है। यह आज का जो वीडियो है यह है दूसरा पार्ट है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।